अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने जो हमने लास्ट लेक्चर्स किए थे आपने वो देख लिए होंगे। अगर कोई अब भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। लास्ट मैंने आपको अलाइजर टेक्निक के बारे में बताया था, ठीक है। मेनली जो अलाइजर टेक्निक है दैट इज यूज्ड फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, ठीक है। किसी भी जो हमारी डिजीज है उसको प्रायर स्टेज पे, उसको इनिशियल स्टेज पे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, तो उसके लिए जनरली अलाइजर टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। दैट इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था उससे रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट या छोटा मोटा कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए या आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, सो आवर टुडेज टॉपिक ऑफ स्टडी इज ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। देखिए, जितने भी नई वैक्सीन्स बन रही है या रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मेडिसिन बन रही है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से कोई नई इन्वेंशन हो रही है, तो जो भी चीज़ें बेटा, कोई ड्रग्स भी बन रहा है तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही इसको कमर्शलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग मीन्स मैंने आपको एक टर्म बताई थी, क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब कि जब हम उसको मार्केट में सेल के लिए भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो उससे पहले लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया जाता है कि वेदर इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन और नॉट, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये गुड है या नहीं है, ठीक है। तो विदाउट ह्यूमन कंजम्पशन, विदाउट क्लिनिकल ट्रायल वी कैन नॉट रेफर इट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। समझ में आ रही मेरी बात। जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता उसके तब तक हम उसको ह्यूमन पे यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, हमारे पास कोई ना कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसपे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, जिसपे हम उसको ट्राई कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं वेदर इट डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स और नॉट, कहीं उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जिसपे पहले उसको ट्राई किया जाता है, उसके बाद उसको ह्यूमन तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ हम क्लिनिकल ट्रायल्स में जो हम मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं बेटा, दीज आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम एनिमल्स लेते हैं, और एनिमल्स भी कौन से ट्रांसजेनिक क्यों कह रहे हैं हम इनको, देखिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं बेटा जिनमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दैट मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उस एनिमल में हम एक फॉरेन जीन डाल रहे हैं। फिर क्या करते हैं, उस जीन को चेक करते हैं कि भाई जब ये जीन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा रहा है तो वो लिविंग जो हमारा एंटाइटी है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया है, अब व्हाई इट इज नोन एज मॉडिफाइड, बिकॉज वी हैव मॉडिफाइंग इट्स जीनोम, उसका जीनोम हमने मॉडिफाई कर दिया है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन, ठीक है। तो वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो मेनली जो है हमारे एनिमल्स यूज किए जाते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स हमने बनाए हैं, ट्रांसजेनिक शीप्स हैं, ट्रांसजेनिक पिग्स हैं, ट्रांसजेनिक आपके गोट हो गई, ठीक है। तो मेनली जो है इन सभी में से, एनिमल्स में से 95% जो टेस्ट किए जाते हैं दैट आर डन ऑन ट्रांसजेनिक माइस को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, तो 95% हम ट्रांसजेनिक माइस को यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक समझ में आ गया आपको। ट्रांसजेनिक क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसजेनिक का मतलब है ट्रांस मीन्स फॉरेन जीन जब हम किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स है, किस तरह उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है। तो पहला आता है बेटा, टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी मीन्स आपने कोई ट्रांसजीन, जो फॉरेन जीन है वो इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आप उस ट्रांसजेनिक एनिमल के जो
फंक्शन है, जो उसके बिहेवियरल चेंजेस है, जो उसके फंक्शनल चेंजेस है, उनकी स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, ट्रांसजेनिक एनिमल की, कि भाई ये जो मान लो कोई भी हमने नई चीज बनाई है, अगर कोई जीन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांसजेनिक एनिमल किस तरह बिहेव कर रहा है और उसका डेवलपमेंट जो है वो किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो टू चेक नॉर्मल फिजियोलॉजी कि ये कोई भी प्रोडक्ट किस उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है उसकी बॉडी में, तो वो स्टडी करने के लिए हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। देखिए हमारी बॉडी में अगर मैं नॉर्मल बात करूं, एक ऑर्गेनिज्म में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो फैक्टर है ये क्या करा रहा है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई जीन है जो एक पर्टिकुलर तरह का ग्रोथ फैक्टर बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है जिसको हम ग्रोथ फैक्टर कह रहे हैं, ठीक है। अब वो ग्रोथ फैक्टर किसमें हेल्प कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, और वो इंडिविजुअल की क्या करा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर जीन के थ्रू, सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर जीन इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी में, ठीक है। अब ये जीन इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के फंक्शन को किस तरह अल्टर कर रहा है, किस तरह चेंज कर रहा है, वो हम स्टडी कर सकते हैं किसमें, ट्रांसजेनिक एनिमल में। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई एक पर्टिकुलर जीन है वो हमें इंट्रोड्यूस करना है एक ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा मैं कैसे स्टडी कर सकती हूँ, जो हमारा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी अमाउंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें चेंज आने की वजह से वो किस तरह हमारा जो एनिमल है वो बिहेव कर रहा है, वो स्टडी कर सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से, ठीक है। समझ में आ गई बात, वापस सुन लो। हमारी बॉडी में एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो क्या करा रहा है, ग्रोथ फैक्टर है मेनली, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक फॉरेन जीन लाके इंट्रोड्यूस कर दिया उस बॉडी में, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जो कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया क्योंकि मैंने क्या किया, बाहर से मैं जीन लाके उसको मॉडिफाई कर रही हूँ, उसके जीनोम को, ठीक है। अब उस जीन का उसकी ग्रोथ में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मैं कैसे उसको मेजर कर सकती हूँ कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसकी फिजियोलॉजी में, उसके डेवलपमेंट में क्या अंतर आया है, ठीक है। कैसे चेक किया मैंने, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सेकेंड आता है कि स्टडी ऑफ डिजीज। बहुत से ऐसे जीन हैं कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर वैक्सीन बनानी है या कोई ड्रग बनाना है तो क्या करते हैं, पहले बाहर से एक जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की बॉडी में, ठीक है। वेदर वो डिजीज उससे क्योर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उस डिजीज की स्टडी करते हैं कि वो जो डिजीज है, जो पैथोजन है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह रिएक्ट कर रहा है जब हमने बाहर से कोई जीन उसमें डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दैट मीन्स जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, जब हम कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी बॉडी में, तो जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है हमारे पास वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि वो मुझे लिविंग एंटाइटी से मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ठीक है। एंड दैट प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड, उस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। ह्यूमन पे फिर उस प्रोडक्ट का हम इफेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह से अगर ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उसको तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से इसके एक एग्जांपल, इसके मेजर दो एग्जांपल है आपके। फर्स्ट इज योर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में फर्स्ट एग्जांपल बेटा आपका अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक प्रोटीन है
अब ये एम्फाइसीमा क्या है? एक्चुअली एम्फाइसीमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। जो आपकी एल्वियोलाई होती हैं, लंग्स की बात कर रही हूं मैं, लंग्स में जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है दैट इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन, वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती है, ठीक है। इसी के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। इन केस ऑफ एम्फाइसीमा ये जो आपकी ये प्रेजेंटेड डिवीजन, ये सेप्टम्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए गैसेस का वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाया गया था, ट्रांसजेनिक शीप में बनाया गया था ये, तो उस केस में जब हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का हमने जीन डाल दिया था उस शीप में, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया, ठीक है, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमारा जो प्रोटीन बन के आया, वो प्रोटीन हमने आइसोलेट किया ट्रांसजेनिक शीप से, और फिर दैट प्रोटीन इज यूज्ड इन केस ऑफ ह्यूमंस टू ट्रीट एम्फाइसीमा डिजीज, ठीक है। अब ये क्या है? ये कहां से मिला हमें? शीप से मिला। शीप क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक एनिमल है। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है शीप, उससे हमने जो प्रोडक्ट लिया वो क्या कहलाएगा बेटा? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात? तो ट्रांसजेनिक एनिमल का हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं टू गेट अवर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड जो इसका एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल है इसका टू फॉर्म अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अब जैसे लैक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो लैक्टेशन है दैट इज रिलेटेड टू मिल्क ओनली, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है बेटा जो कि ह्यूमन मिल्क की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल यहां यूज किया गया था दैट वाज रोजी काउ। देखो आपको अच्छी तरह पता है बेटा, अगर मैं बात करूं कि जो फीडिंग मदर्स होती हैं, तो अगर उनके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क नहीं बन पा रहा है, तो जनरली क्या किया जाता है? जो इन्फेंट्स होते हैं उनको काऊ का मिल्क दिया जाता है, कहते हैं कि इट इज हाईली एनरिच्ड विद प्रोटीन, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? जो ट्रांसजेनिक एनिमल दिया गया दैट वाज काऊ, हमने क्या किया कि उस काऊ के मिल्क को जब यूज कर रहे थे, तो उसमें अब देखिए ह्यूमन का जो प्रोटीन है वो तो ह्यूमन में प्रेजेंट होगा, तो क्या किया गया? अगर ह्यूमन बींग्स में जैसे फीमेल्स हो गई, उसमें प्रॉपर अमाउंट में मिल्क नहीं बन रहा है, तो वहां से आइसोलेट किया गया जीन किसका? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, और उसको क्या कर दिया? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया काऊ की बॉडी में, ठीक है। काऊ की बॉडी में जो प्रोटीन इंट्रोड्यूस हुआ, उस काऊ को हमने क्या बोल दिया? रोजी काऊ। तो जो काऊ के मिल्क में प्रोटीन्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो आ ही रहे हैं, प्लस अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो ह्यूमन का जो प्रोटीन है, ह्यूमन के मिल्क में प्रेजेंट होता है, वो भी उस मिल्क में आ रहा था, ठीक है। तो ये जो रोजी काऊ बनाई गई थी, अगर मैं इसके अमाउंट की बात करूं तो अराउंड 2.4 ग्राम पर लीटर। ये जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन है, इसमें जो प्रोटीन की अमाउंट थी दैट वाज 2.4 ग्राम पर लीटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ह्यूमन के कंपैरिजन भी वो ज्यादा न्यूट्रिएंट की अमाउंट उसमें ज्यादा थी, ज्यादा प्रोटीन एनरिच्ड था, ठीक है। तो ये दो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात कर ली हमने दैट वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल। उसके अलावा नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है। तो जो पहला हमारा पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी फ्रॉम ट्रांसजेनिक माइस। मैंने आपको बताया कि 95% केसेस में हम माइस को यूज करते हैं अपने ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में, ठीक है। तो 95% जो हम माइस यूज कर रहे हैं, तो उसी में एक और एग्जांपल है हमारे सामने दैट इज ट्रांसजेनिक माइस दैट वाज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलियो वैक्सीन, ठीक है। भाई वैक्सीन जो बनती है हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेस्ट वेदर इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द ह्यूमन को किसी तरह का कोई हार्म ना हो, इसलिए हम एनिमल्स को उनको पहले टेस्ट करते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ जो हमने टेस्टिंग की थी वैक्सीन का, वैक्सीन सेफ्टी के लिए एग्जाम्पल है दैट इज ट्रांसजेनिक माइस, जिसमें पोलियो वैक्सीन को चेक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग। सेम वही बात है, जिस तरह से वैक्सीन को टेस्ट करें उसी तरह से केमिकल जो आपके ड्रग्स हैं बिफोर दे आर सप्लाइड टू द मार्केट में जाने से पहले उनको एनिमल्स पे
किया जाता है कि जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से अपनी एक्टिविटी शो करेंगे इन केस ऑफ ह्यूमन, उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल के, कि भाई ट्रांसजेनिक एनिमल में हम किस किस तरह से, देखिए बेटा उनकी बॉडी को बहुत सेंसिटिव बना दिया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग अगेन एंड अगेन, बार बार हम उनको यूज कर रहे हैं, फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी बॉडी को बहुत सेंसिटिव बना देते हैं। सेंसिटिव मीन्स जब हम किसी और ड्रग का टेस्ट करेंगे तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती है। ठीक है, जिससे हमें जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मिल जाते हैं। ठीक है, सो दैट हम इजीली उसको स्टडी कर सके, रिजल्ट जल्दी मिल सके और फिर उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सके। ठीक है, तो these are some examples where transgenic animals have been used for the study of different diseases, or you can say for the study of vaccine या biological products के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आता है बेटा, दैट इज एथिकल इश्यूज। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Our next topic of study is ethical issues. Ethical issues में मेनली तीन चीजें आती हैं आपकी। फर्स्ट इज बायो एथिक्स, सेकेंड आता है आपका बायो एथिक्स, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इतने सारे हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं, नई वैक्सीन्स बनाई हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में जो भी अगर कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, पर्टिकुलर रिसर्चर उसमें इन्वॉल्व है, या कोई कॉमन मैन उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब नंबर ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज, आजकल बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज अवेलेबल है। ठीक है, तो आप एक बात को समझिए कि अगर हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर लॉ होना चाहिए कि आप अगर ह्यूमन पे भी ट्रायल कर रहे हैं या एनिमल्स पे ट्रायल कर रहे हैं और फिर उसको सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो क्या वो सही है या नहीं है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए दैट इज लिमिटेड, कि भाई यहाँ तक ही आप रिसर्च कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप किसी तरह का वो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसी तरह का कोई इनह्यूमैनिटी कोज तो नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है या जो डायरेक्शंस हैं इससे रिलेटेड, ये सारी आती हैं आपके बायो एथिक्स में, कि भाई एथिक्स हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप क्रॉस करके आप इन एनिमल्स को या आपके जो ह्यूमन बींग्स हैं इनको किसी तरह को हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए जब बीटी कॉटन बना था, बीटी ब्रिंजल आया था, तो बीटी ब्रिंजल, देखिए कॉटन जो है, कॉटन तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, फाइबर प्रोड्यूसिंग के लिए, फाइबर बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं, उसको और पर्पज से यूज कर रहे हैं। बट जो बीटी ब्रिंजल है या बीटी बनाना है, बीटी पोटैटो है, दे आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन क्या कर रहा है, उनको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वो किसी तरह कोई हार्म ना करे ह्यूमन बींग्स को, ह्यूमन रेस जो है उसको किसी तरह का कोई डिजीज नहीं हो जाए, कोई एलर्जी कोज नहीं करे। तो ये सारे जो एथिक्स हैं, ये कुछ रूल्स बनाए गए कि भाई एक एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए जो इन पे रेगुलर चेक रखे, इन पे रेगुलर कंट्रोल रखे। ठीक है, तो जो एसोसिएशन बनाई गई थी दैट वाज GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो ये जो GEC जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी थी, इसका काम ही क्या था, इसका काम यही था कि जो जीएम क्रॉप्स बनेगी या जीएम फूड बनेगा, जीएम एनिमल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो वेदर इट इज वैलिड, क्या वो
कोई किसी तरह का हार्म तो नहीं कर रहा है, कि कब तक उसकी वैलिडिटी है, कुछ एक्सपायर डेट तो नहीं है उसकी कि भाई इस टाइम तक तो वो यूजफुल है, उसके बाद इट शुड नॉट हार्म द सोसाइटी। ठीक है, सेकेंड चीज, पहला तो वो क्या चेक कर रहा था, उसकी वैलिडिटी चेक कर रहा था। ठीक है, सेकेंड वो क्या चेक करेगा, सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी तो सेफ्टी टू द ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म में हम उसको यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज सेफ और नॉट। तो जो जीएससी कमेटी बनाई गई थी वो पर्टिकुलर उसके थ्रू, पहले अगर कोई कमर्शियलाइजेशन होगा किसी प्रोडक्ट का तो सबसे पहले वो उस कमेटी में जाएगा। ठीक है, अगर उसको कमेटी अप्रूव कर देती है तो ही वो मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसमें बायो एथिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा बायो पेटेंट। देखिए, पेटेंट वर्ड आई थिंक आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने बहुत बार सुना भी हुआ है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर कोई नई इन्वेंशन करता है या कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, किसी पुराने को मॉडिफाई करके बना रहा है लेकिन कुछ नया बन के आ रहा है, तो उसका उस पर पूरा राइट है। ठीक है, वो गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या कराता है, पेटेंट करा लेता है कि विदाउट माय परमिशन कोई इसे सेल आउट नहीं कर सकता, कोई इसे यूज नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज बायो पेटेंट। होता क्या है जनरली, देखिए हमारे पास, आपको पता है इंडिया जो है उसके पास बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है। हमारे जो वेद हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स जो हिस्ट्री है उसमें भी आपने देखा है कि जो हमारे पास वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हल्दी की, हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, उसके अलावा भी उसके बहुत से यूजेस हैं, आप उसको एज अ स्पाइसेस भी यूज कर रहे हो। ठीक है, या कहीं इंजरी हो जाती है तो भी आप उसको यूज कर रहे हो, उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ नीम की, नीम को जो है आपके फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए भी रखा जाता है। अदर देन आपको कोई किसी तरह की कोई डिजीज हो जाती है, डायबिटीज के केस में भी हम नीम की जो पत्ते हैं उसको यूज करते हैं, तो उसके भी नंबर ऑफ बहुत सारे उसके यूजफुल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, दे आर नोन टू अस बट वी डोंट हैव एनी पेटेंट रिगार्डिंग देम, और इसी के कारण हमारे पास पेटेंट नहीं है। इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, इनके बेनिफिट्स को यूज करके खुद पेटेंट करा लेती है, अपना राइट बना लेती है उन पे, ताकि जो दूसरी कंट्रीज हैं इवन हम लोग ही उनको बिना उनकी परमिशन के यूज ना कर सके। ठीक है, ऐसी ही एक कंट्रोवर्सी आई थी, दैट वाज बासमती राइस। बासमती राइस पे कंट्रोवर्सीज हुई थी, ऑब्जेक्शंस हुए थे। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि इंडिया में अराउंड देयर आर 200,000 वैरायटीज ऑफ राइस। आई थिंक इससे ज्यादा और कहीं प्रेजेंट नहीं है एशिया में। 200,000 जो वैरायटीज है राइस की हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में, ओनली इन इंडिया। ठीक है, तो जो इतनी सारी वैरायटीज अवेलेबल है उसमें आप मान के चलो कि अराउंड 27 जो बासमती राइस है उसकी वैरायटीज हमारे पास 27। ठीक है, तो एक यूएस कंपनी थी, उसने क्या किया, जो बासमती राइस है उस पर अपना पेटेंट करा लिया, यूएस पेटेंट। ठीक है, कैसे कराया, जो नॉर्मल बासमती राइस इंडिया में अवेलेबल थी उसने उसको सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो राइस की थी उसके साथ फ्यूज करा लिया। ठीक है, जो बासमती राइस इंडिया में अवेलेबल थी उन्होंने क्या किया, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो उनके पास अवेलेबल थी राइस की, उसके साथ क्या कराया, इसका हाइब्रिडाइजेशन करा लिया और न्यू इम्प्रूव्ड बासमती राइस बन गई, और उसमें क्या ले लिया उन्होंने, पेटेंट ले लिया। ठीक है, तो इसी चीज से प्रिवेंट करने के लिए, इसी चीज से बचने के लिए, अगर हमें किसी भी तरह का कोई नई, हमें पता चलता है किसी के बारे में, कि नई चीज के बारे में, कि हमारे पास, देखिए जो इंडिया है उसमें वास्ट, आपके पास इतने सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इवन आपको कुछ तो पता भी नहीं है, धीरे धीरे ही पता चल रहे हैं। जब साइंटिस्ट उन पर रिसर्च कर रहे हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, धीरे धीरे जब हमें पता चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उनको पेटेंट भी करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन टिल नाउ टुडे आज भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं, बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, उनका पता लगा लेती हैं और अपने खुद पेटेंट करा लेती हैं, ताकि जो दूसरे जो और लोग अगर उसका बेनिफिट लेंगे तो वो पहले उनसे परमिशन लेंगे। ठीक है, तो बासमती राइस उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के अंदर बासमती ग्रो हो रहा था उसको अपने
फ्यूज कराया, हाइब्रिडाइज कराया और एक नया उन्होंने क्या बना लिया, राइस की वैरायटी बना ली और उसको पेटेंट करा दिया। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए क्या किया जाता है, जब भी हमें कुछ पता चलता है तो हम क्या कराते हैं, पहले उसका पेटेंट कराते हैं, ताकि विदाउट द परमिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एजेंसी या कोई भी एजेंट है या कोई पर्सन है जिसने वो बनाया है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। वो कहलाता है बायो पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात की बेटा इसमें बायो पायरेसी। देखिए, पायरेसी का नॉर्मल मीनिंग होता है चोरी करना। ठीक है, अगर मैं इसका यूजुअल कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो पायरेसी होती है बेटा चोरी करना। ठीक है, बायो पायरेसी मतलब अब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कोई बना है तो उसकी चोरी करना, तो उसी के लिए इन एथिक्स में एक और चीज आती है बायो पायरेसी। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई प्रोडक्ट है अगर वो चोरी तो नहीं हो गया है, किसी दूसरी कंपनी ने उसको चोरी कर लिया और वो अवेलेबल कहाँ है, इंडिया के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत बार देखा भी होगा पायरेटेड वीडियोस वो सीडीज बनती है। ठीक है, कोई मूवी है, बिफोर इट्स रिलीज वो मूवी जो है उसके रिलीज से पहले ही पायरेटेड सीडीज अवेलेबल हो जाती है मार्केट में। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जब वो रिलीज हो रही थी, रिलीज होने से पहले ही उसकी चोरी हो गई और सीडी में रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो सारे अवेलेबल हो गए। तो ये भी एक तरह के क्या है, पायरेटेड। आपने देखा भी होगा ऊपर लिखा होता है पायरेटेड वीडियोस, पायरेटेड सीडीज। ठीक है, समझ में आ गया पायरेसी का मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल ने किसी चीज की इन्वेंशन की, किसी चीज की डिस्कवरी की है और दूसरी कोई कंपनी क्या करती है, उसको अपने नाम से बेचने लगती है, तो ये क्या हो गई, पायरेसी हो गई। तो इसीलिए इस बायो पायरेसी से बचने के लिए जो डिस्कवरर है उसका, वो क्या करता है, उसको पहले अपने डॉक्यूमेंटेड कराता है। डॉक्यूमेंटेड मतलब उसको लीगल उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसमें सारी चीजें लिखे जाती है। ठीक है, और फिर वो अपनी मर्जी से उसको सेल आउट कर सकता है। अगर उसको किसी दूसरे को बेचना है या उसका कमर्शियलाइजेशन करना है, देन इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल। समझ में आ गई बात? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, नाउ इट्स ओवर। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए नीट के, एंड इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेरी देन यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू बच्चों।